नेक्स्ट क्लासेस में हम लाइट्स ऑन कर लेंगे। ठीक है, करें शुरू। कॉपीज निकाल। तो ना हमने जो पहली क्लास थी हमारी उसमें बात की थी कि फिजिक्स में हमारे पास ना 9 यूनिट्स होंगे। ठीक है, इनमें से पहले 5 यूनिट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पहला यूनिट होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और जैसे यूनिट के अंदर जैसे अब डिविजन्स आ जाएंगे तो इसके पहले यूनिट के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं बड़ा बता दूं आपको। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो एक तो इसके कारण बनेगा फोर्स। ठीक है, चार्ज है तो वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो बनेगा फोर्स। तो फोर्स स्टडी करेंगे हम। फोर्स के बाद हम फोर्स का ही एक विकसित रूप देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक है, मतलब फोर्स की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो जो दूसरा चैप्टर होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आगे बनेगा पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे मूव करने पर हमें मिलेगा पोटेंशियल। ठीक है, और एक चीज़ आएगी कैपेसिटेंस। तो जब हम इन्हें करेंगे तो हमारा दूसरा चैप्टर आएगा। यानी कि पहले चैप्टर में हम देखेंगे चार्ज, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा चैप्टर पहला होगा जो उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्पेलिंग सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले ही चार्ज की बात करेंगे। पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है तो इसमें से ना हमें हमारा, मैंने कल बताया था आपको कितने नंबर का पेपर होगा, 70 नंबर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कितने नंबर का काम आएगा, 12 नंबर का। जो पैटर्न रहेगा ना हमारा उसमें एक एक वाले क्वेश्चन आएंगे हमें। ठीक है, 2 वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 वाले क्वेश्चन आएंगे और 5 वाले क्वेश्चन आएंगे। यही 11th में था। ठीक है, तो हमें 5 वाले 3 ही क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा यूनिट हमारा। तो एक क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का। कितने हो गए, 8। ठीक है, 8 और एक क्वेश्चन हमें मिलेगा 2 नंबर का। कितने हो गए, 10। 2 क्वेश्चन हमें मिलेंगे एक नंबर के, तो 12 नंबर आपके ऐसे हो जाएंगे। तो इसमें से सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अभी बता दो आगे, वैसे तो आगे करेंगे पर देख लेंगे। ठीक है, बताना था पर अभी नहीं बताते। चलो, जैसे आपको बस ऐसे समझना है कि 2 तरह से प्रिपेयर करोगे। अब जैसे हम समझा सब कुछ देंगे आपको, पर सब कुछ याद नहीं करना। ठीक है, जो याद करना है उनमें से भी ना एक लिस्ट बन जाएगी। जैसे कि मान लो 5 आर्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, 5 आर्टिकल्स। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी कि ये आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो कंडक्टिंग स्लैब आ सकती है। अगर ये नहीं आई तो गॉस थ्योरम आ जाएगी। ठीक है, अगर गॉस थ्योरम नहीं आई तो जो आर्टिकल्स आपने स्कूल में किए थे एक्सियल इक्वेटोरियल उनमें से कुछ आ जाएगा। तो ऐसे प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी मतलब ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो अगर ये वाला आता है हमें, अब हमें अगर ये नहीं आया तो कौन सा आ सकता है, तो कंडक्टिंग स्लैब। अब ये दोनों अगर नहीं आए तो ये तीसरा आ सकता है। पर ज़्यादातर ये आ जाते हैं जो आपको बता रहे हैं, यही आते हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। ठीक है, तो पहला यूनिट कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हम इसमें क्या करेंगे, चार्जेस को सिर्फ रेस्ट पर रखेंगे। हमें पता है चार्जेस रेस्ट पर रहते नहीं। जैसे कि हमारी अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पर और सूरज के अराउंड भी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अराउंड। तो मतलब चार्ज है तो असल में मोशन में, पर हम ये मानकर चलेंगे कि चार्ज किस में है, रेस्ट में, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाएँ। ठीक है, यानी कि हम मान कर चलेंगे तो उसके कारण वो कौन सी 3-4 प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो फील्ड शो करेगा। चार्ज के अराउंड एक स्पेस होगी जिसमें हम उसका इफेक्ट फील करेंगे। वो पोटेंशियल का इफेक्ट, तो पोटेंशियल की प्रॉपर्टी शो करेगा और कैपेसिटेंस से शो करेगा। समझ गए आप सब। जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। इसमें से 12 नंबर का काम आएगा यूनिट में से, एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, और एक वाले भी। तो जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें यही पैटर्न था, यानी अभी तक तो यही है। अगर आगे कोई अपडेट आएगा तो हम देख लेंगे, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि चेंज हो चुका है कई बार, अब चेंज नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। किसकी, चार्ज की।
तो वैसे तो हमें पता है कई सारी चीज़ें चार्ज के बारे में, पर मे भी कुछ नई चीज़ें हम देखेंगे। तो क्या क्या बात कर ली हमने? पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टोटल 9 यूनिट, 5 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें 2 चैप्टर्स, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 12 नंबर का काम आएगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? चार्ज की। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है चार्ज के बारे में। तो क्या पता है हमें चार्ज के बारे में? मतलब ना हमें कुछ ना कुछ तो पता होता है, उसी के आधार पर हम समझते हैं आगे कि अब हम क्या करें। बताओ। जैसे देखो, अब तक ना स्कूल में आपको करवा दिया होगा कूलम्स लॉ, ठीक है। तो दूसरा, जैसे कॉज, सारी फिजिक्स किस पर काम करती है? कॉज एंड इफेक्ट पर, कि कोई कॉज होगा, उस कॉज के कारण कोई ना कोई क्या होगा? इफेक्ट, यानी कि कोई चीज़ हुई है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? कारण होगा। तो हमने बात की थी कल कि यूनिवर्स में कितनी तरह के फोर्सेस हैं? 4, ठीक है। कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 4 ही तो फोर्सेस थे, हम आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ना अब जैसे देखो, आपने 11th की है, आप 12th में हो अभी, तो आपने 11th की है, आपने की है ना 11th, तो आपको एक यूनिट था ग्रेविटेशन 11th में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में था? पक्का? सोच लो। ठीक है, फिजिक्स में ग्रेविटेशन था, उसमें आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था ना? किया था। उसमें फॉर्मूला बना था फोर्स का। मतलब मान लो 2 बॉडीज हैं, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? F = G m1 m2/r², ये फोर्स होगा। शायद समझ आ गई सबको, ये किया था ना आपने। अब आप एक चीज़ देखो, ठीक है, ये क्या निकाला हमने? फोर्स, ठीक है। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका कारण क्या है? इसका कॉज है मास। अगर मास होगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन नहीं होगी ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दोनों होंगी, अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्शन भी होगी। अब मान लो अगर मास की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू 0 हो या m2 की वैल्यू 0 हो, ठीक है, मास की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। यानी कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर। या मान लो मास ही कॉज है किसका? फोर्स का। यानी कि फोर्स बना, ग्रेविटेशनल फोर्स बना किसके कारण? मास के कारण। मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। किस किस को समझ आ गई? ठीक है। तो मास रीजन है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। आप समझ गए? जैसे ना देखो, हमें पता है कि हम बोलेंगे सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें, स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत, जिसे हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मतलब सारा मैटर। ये किससे बनेगा? एटम्स से। किससे बनेगा? एटम्स से। और एटम्स के पास हमें पता है क्या होगा, ठीक है, एक तो होगा न्यूक्लियस और एक होंगी शेल्स, ठीक है। अब शेल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और न्यूट्रल चार्ज भी, मतलब न्यूट्रल चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन भी है। इसके अराउंड शेल है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमें पता है कि नेचर में अगर कोई भी एटम एग्जिस्ट करेगा तो वो न्यूट्रल ही होगा, मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे कि मान लो अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। किस किस को समझ आ गई? अब हमने कल क्या बात की थी कि एटम का जो साइज होगा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में 1,00,000 गुना छोटा होगा क्या? न्यूक्लियस। यानी कि कहने का मतलब ये था कि न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, ये हमें समझ आ गई, ठीक है। और उसके अंदर जाने के लिए उसके बाहर क्या होगी? हमेशा एक बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जैसे हमने 11th में देख लिया था कि हमने केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी की थी, कई सारी चीज़ें हमने देखी थी, 8-10 साल हम पहले स्टडी करके आए हैं कि हम ना न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते। न्यूक्लियस से चीज़ें तभी बाहर निकलेंगी जब वो एटम या वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा, ये भी बताया था कल आपको। और सभी मतलब लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे, यानी बहुत कम एलिमेंट्स जो होंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। अब ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नहीं, अब हम इसके न्यूक्लियस को छेड़ नहीं सकते, यानी कि हम ना तो बाहर प्रोटॉन निकाल सकते हैं, ना न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन रख सकते हैं। किस किस को समझ आ गई, ठीक है। और ना शायद आपको याद भी होगा, ठीक है, कि जैसे इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है वेट में प्रोटॉन के कंपैरिजन में, प्रोटॉन भारी होगा और न्यूट्रॉन भी भारी होगा, ऑलमोस्ट 1800 गुना या आप समझो 2000 गुना भारी होगा। कौन? प्रोटॉन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 किलो का होगा तो एक प्रोटॉन 1837 किलो का होगा। शायद आपको समझ आ गई कि प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा भारी होगा किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर ये दोनों टकराएंगे, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन का आपस में टकराव करवाएंगे, ठीक है, तो समझो वेट के चार्ज रिपल्शन छोड़ दो, एक बार अट्रैक्शन छोड़ दो, ठीक है, तो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा भारी है, ये नहीं हिलेगा, प्रोटॉन नहीं हिलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला जाएगा। हमें समझ आ गई। एक बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल है और एक बहुत ज़्यादा छोटी बॉल है, छोटी बॉल को बड़ी बॉल पर मारेंगे तो बड़ी बॉल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी बॉल इधर उधर जाएगी या वो टूट जाएगी, ठीक है, ये हमें समझ आ गई। प्रोटॉन्स को ना तो निकाल सकते हैं ना वापस अंदर डाल सकते हैं, तो हम किसको रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ गई? कमी। तो अब ये एटम अब इसमें से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो ये क्या बन गया? ठीक है, ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। यही बोलेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। पहले मान लो सोडियम ही था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन 11 रहे, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, मतलब ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये समझ आ गई आपको? अगर मान लो हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देते, अगर हम निकालने की जगह एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देते तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता, तब इस पर क्या आ जाता? नेगेटिव चार्ज। हमें समझ आ गया। तो अगर बराबर रहते तो हम क्या बोलते हैं? इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, या न्यूट्रल कब होगी? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम या निकालेंगे या ऐड करेंगे। तो कॉज ऑफ चार्जिंग, मतलब मान लो कोई चीज़ पर चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि उस चीज़ पर या तो इलेक्ट्रॉन आए होंगे या उस चीज़ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो मतलब आपको कभी पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग, एक्चुअल मतलब असल में कारण क्या है चार्जिंग का। जैसे हम बोलेंगे किसी चीज़ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, किसी चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम बोलेंगे चार्जिंग हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। किस किस को समझ आ गई? अब जैसे हम सबका नेचर होता है, तो सारी चीज़ें किससे बनी? एटम्स से। एटम्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे और किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे। मतलब ना कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, और कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होगा लूजली बाउंड होगा, यानी कि काफ़ी कमज़ोर तरह से बंधा हुआ है, तो हम इसे आराम से निकाल लेंगे। शायद आपको समझ आ गई, ठीक है। तो कुछ मटेरियल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कुछ मटेरियल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दी जाती है इसमें, ठीक है, कि जैसे मेरे तो है नहीं, अब आप सबके होंगे सर पर बाल, ठीक है, तो बालों में दोनों ही चार्जेस होंगे जब तक हम रब ना करें, ठीक है। तो अब बालों में पॉजिटिव, जैसे एक एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। अब मान लो एक बलून लें हम और उसे रब करें सर पर, तो बलून में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बालों में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखेंगे कि बाल जो है बलून की तरफ, मतलब बलून को कहीं भी रब कर देंगे, जैसे टी शर्ट पर रब कर दिया हमने, ठीक है। तो जब हम बालों की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि बाल बलून के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम, ये क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि बालों पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बलून पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। शायद आपको समझ आ गया। छोटे थे तब हम ऐसा करते थे कि कंघी को रगड़ देते थे सिर में, छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाते थे, तो ये ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही था। शायद आपको समझ आ गया। तो चार्ज, अब चार्ज कितनी तरह के हैं हमारे पास? 3 या 2, बस पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का असल में कारण क्या होता है? प्रोटॉन। बट मैटर के लेवल पर देखेंगे तो क्या होगा? एक एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होना मतलब नेगेटिव चार्ज। किस किस को समझ आ गई? ठीक है। हाँ, प्रोटॉन्स निकाल नहीं सकते ना न्यूक्लियस से, तो इसलिए बार बार ये नहीं बोलेंगे कि इसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा है। जैसे मैंने 2 बातें कर दी, मैंने अभी तो बोला कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन के कारण होगा, पर डेफिनेशन में मैंने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज। उल्टा बोल दिया मैंने, प्रोटॉन का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि प्रोटॉन को ना तो निकाल सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं दोबारा, इसीलिए। शायद आपको समझ आ गया। समझ आ रहा है कुछ? बस ऐसे लग रहा है, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है थोड़ा थोड़ा ना। अब हमने 2 बातें कर ली,
ठीक है। दो क्या, हमने वैसे तो कई बातें कर ली कि चार्ज क्या है, कैसे आया, थोड़ी बहुत बातें। चार्ज दो तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो लाइक चार्ज मतलब कि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव को रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, ये भी रिपेल। ये ना बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें हैं जो हम सबको ऑलमोस्ट पता ही होती है, पर फिर भी ना स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल चैप्टर है तो हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। मतलब मान लो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या था कि वो सिर्फ अट्रैक्टिव है, कि वो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा बस एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, वो दोनों ही बिहेवियर शो करेगी, वो अट्रैक्शन भी शो करेगी और वो रिपल्शन भी शो करेगी। ठीक है, अगर हम एक साथ दोनों नाम लेने हो कि क्या पता अट्रैक्शन हो रही हो या रिपल्शन हो रही हो, तो हम बोलेंगे इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो चार्ज कॉज है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो हम अप्लाई कर सकते हैं या हम फील कर सकते हैं। अगर हमें भारी भरकम डेफिनेशन याद करनी हो तो चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल्स व्हिच मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्सेस या नॉर्मल इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा थोड़ा याद रखिए कि चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चार्ज के कारण ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को फील करेंगे या करवाएंगे सामने वाले को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज है चार्ज। किस किस को समझ आएगी, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, फिर आप डेफिनेशन भी बना पाओगे अपने आप, और जब आपको पता होगा तब आप डेफिनेशन बनाओगे। ठीक है, तो क्या था चार्ज, हाँ, कॉज था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, जैसे मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, तो चार्ज होगा तो कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। जैसे अट्रैक्शन है या रिपल्शन की बात की थी, जैसे हमने देखा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये कर क्यों रहे, ये फोर्स एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। चार्ज इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमें समझ आए, वो दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे बात करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण है, पर सारी चीज़ें एटम्स से बनी है, प्रोटॉन्स को छेड़ नहीं सकते न्यूक्लियस के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, किस किस को समझ आ गया, ये ना बुनियाद बनेगी हमारी आने वाले सभी टॉपिक्स की, इसीलिए भी हमें ये याद रखना चाहिए। तो ये चार्ज की कुछ बेसिक बातें थी जो शायद हमें पता चल गई। ठीक है, अब ना देखो यूनिवर्स में कितने फोर्सेस थे, चार, एक तो 6, 4, कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स था। अब आप ध्यान से समझो, कल मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में कि ब्रांचेज हैं हमारे पास। तो एक ब्रांच थी मैकेनिक्स वगैरह। ठीक है, तो जैसे वो हमने कल मैंने आपको कुछ समझाया था, काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से कल वाली क्लास को याद करो तो आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किस में आएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में, समझ गए, उसी में आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किस में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे, है ना। और मैकेनिक्स में वो आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको क्लासिकल फिजिक्स में, ये आपको समझ आ गया। अब देखो 4 ही फोर्सेस थे, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण बनी, मास के कारण। ठीक है, आगे समझ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण बनी, चार्ज के कारण। ठीक है, तो इसके कारण ना मास और चार्ज में डिफरेंस भी पूछा जाता है कई बार। इसमें मास और चार्ज में कर लिया था स्कूल में आपने, जैसे मतलब ना आया क्यों, क्योंकि 4 ही तो फोर्सेज है जिनमें से 2 की हम बात कर रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज मास था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज चार्ज बना। तो चार्ज में और मास में क्या आ जाता है, कई बार डिफरेंस आ जाता है। तो एक बार बस ना जैसे आप ऊपर कहीं साइड में नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ये मैं आपको करवा दूंगा, अभी याद करवा देना। कई बार ना कुछ टॉपिक्स हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद भी रखना। एक हमने क्वेश्चन भी देखा था, व्हाट इज एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग, वो भी लिख लो, व्हाट इज एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, ये ना जितना हमने किया इतना शायद आपको आता था और ये आना भी चाहिए था, ये हमने 11th में भी देख लिया था। तो दो चीज़ें देख ली, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ये मैं करवाऊंगा आपको, पर कुछ आपको समझ आ गया होगा। जैसे अगर थोड़ा सा भी आपको याद है, जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आए जैसे, ठीक है,
तो जैसे देखो कि ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो वीक होगी काफ़ी, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होंगी या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोलते हैं वो स्ट्रांग होगी। ये आप ढूंढ कर लाना कल, ऐसा क्यों। वैसे आप आराम से देख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सारी चीज़ों को क्या करना चाहती है, नीचे लाना चाहती है। अगर हम एक मैग्नेट, जैसे लोहे का कोई टुकड़ा है यहाँ पर मेरे पास मैग्नेट है, उसके ऊपर रखूंगा तो वो ऊपर आ जाएगा, मतलब उसने अगेंस्ट वर्क किया, ग्रेविटी नीचे लाना चाहती है पर फिर भी वो ऊपर आ गया, मतलब कौन सी फोर्स स्ट्रांग थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग थी। किस किस को समझ आ गया। दूसरा कांस्टेंट से आपको पता चल जाएगा, जैसे कल जब हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, इस जी की वैल्यू है, किस किस को याद है, 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, ऐसा कुछ था शायद, आपको याद हो तो, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू में ना पॉजिटिव आएगा पावर में, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि मतलब ना 4 फोर्सेज में ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, सबसे ज़्यादा वीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। आगे समझ आपको, ठीक है। बस अगर मैं बोर भी कर रहा हूँ तो भी ये बोर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप देखो कि आपको ना चार्ज के बारे में काफ़ी सारी बातें पता है। चार्ज कॉज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए, जिनकी अब हम आगे बात करेंगे। चार्ज 2 तरह का था, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैसे आया वो हमें पता है, ठीक है। एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग वो हमें पता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज चीज़ें ये हमें पता है। किसी चीज़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रबिंग से, किसी चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर कमज़ोर तरीके से बाउंड थे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर टाइटली बाउंड थे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आ रही है समझ, ठीक है, समझ आ रही है आपको, तो ये हमें पता है। और कोई बात है चार्ज के बारे में, वो तो करेंगे कि स्केलर होता है, इसके यूनिट्स कूलम है, ठीक है। और कोई बात, जैसे हाँ ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। और चलो, जैसे ये बातें हमें करनी पड़ेंगी, जैसे हम कोई भी क्वांटिटी देखेंगे तो वो स्केलर है या वेक्टर, ये बात हमें करनी पड़ेगी। चार्ज क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, ये किस किस को पता था, ठीक है। चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे, या तो हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर देंगे या स्मॉल क्यू से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये मुझे अभी याद करवा देना कि सोर्स चार्ज क्या है और पॉइंट चार्ज क्या है। इसकी बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लेंगे, वहीं पर ज़्यादा सही रहेगा। चार्ज के यूनिट्स कूलम हमें पता। अब यूनिट्स के 2 सिस्टम थे हमारे पास, एक था एसआई और एक था सीजीएस। एसआई सिस्टम में चार्ज के यूनिट क्या होंगे, कूलम, यही थे, और कैपिटल सी से डिनोट करेंगे हम इसे। तो ये कुछ बेसिक बातें हमें पता है, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का लिंक है चार्जेस से। एटम से ही तो हमने समझा था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कौन सी थी या नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कौन सी थी। दोबारा पूछो तो बता दोगे आप कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। जैसे सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। जैसे क्लोरीन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस यानी कि नेगेटिव चार्ज। ये हमने देख लिया। तो देखो सबसे छोटा चार्ज भी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमें जितना पता है उसमें बस यही आता है निकल कर कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज करंटली हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। आपको समझ आ गई, पर ये भी ना अधूरा सच है, ये इस लेवल तक है। जैसे कल आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था मैं, तो आपको बोला था कि लेवल्स होंगी, कुछ रूल्स यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, और कुछ कोई और दुनिया में काम करेंगे, जैसे क्वांटम लेवल पर हम इसकी बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करेंगे तो उसमें है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, या चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। पर क्वार्क्स होते हैं, आपको बताया था, उनमें चार्ज फ्रैक्शंस में ही होता है, यानी कि लेवल बदलते क्या हो जाएगी, बात बदल जाएगी। पर हम नहीं जाएंगे क्वार्क्स तक, किस किस को समझ आ गई, पर आपको पता होना चाहिए। आप घर पर गूगल कर सकते हो, ठीक है। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम खुद से तो कुछ बोल नहीं सकते, कोई भी कमेंट सेक्शन में सर्च करके बोल देगा ना कि गलत बोल दिया, ठीक है। तो ये, तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज तो सेम ही होता है, इन पर चार्ज तो सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में उसे माइनस ही लिख देंगे और प्रोटॉन के केस में उसे प्लस ही लिख देंगे। ई को क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या होगी, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल दो। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दें या चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल दें। अब इसकी वैल्यू बताएगी हमें
शिया दीदी, बोलो शिया दीदी। शाबाश, सारी 11th कर ली, हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पता इलेक्ट्रॉन की। आपको भी? पीयूष, आपके पापा देखेंगे वीडियो। बिल्कुल गलत है, 3.1 कैसे आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन के केस में आप क्या करोगे, इसके आगे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज होगा, हमें पता है। प्रोटॉन के केस में ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ये याद रखना है, इसीलिए तो हम इतनी बेसिक बातें कर रहे हैं ना। अब मास, रुको रुको 1 मिनट लिख लेना, पहले ये बताओ, मैंने भी आपको बताया था कि 3 पार्टिकल्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कौन है इनमें? इलेक्ट्रॉन। उससे भारा प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट ऑलमोस्ट हम सेम मानते हैं, पर न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारा या हैवी होता है, हमें पता है, ये मैंने आपको 11th में बताया था। जब हम मास की बात करेंगे, किसकी? मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होता है, पर मास डिफरेंट होता है। प्रोटॉन भारा होता है, प्रोटॉन कितना भारा होता है? 1837 गुना भारा होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 गुना भारा मान सकते हो आप। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, याद है किसी को? 9.1 इंटू 10⁻⁻, अगर केजीज में लिखेंगे तो -31 केजीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ एसआई यूनिट में, मास के एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम्स, तो इसीलिए केजी में लिखते हैं हमसे। आप ग्राम्स में लिखोगे तो आपको पता है कि +3 लग जाएगा बस यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 -27 kg। ठीक है, अगर ना यहाँ पर 24 आया तो यहाँ पर ग्राम आएगा, समझ आ गई ना आपको? जैसे 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम, तो ठीक है, आ गई समझ? तो हमने कई सारी नहीं, काफ़ी सारी बेसिक बातें कर ली। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बातें देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, कि ना सबसे पहले चार्ज की बात किसने की थी? आपने 10th में थेल्स थ्योरम की थी ना, 10th में थेल्स थ्योरम की थी। तो जैसे मान लो अब चल रहा है 2026, तो कभी ना कभी, जैसे 2024 था, 2020 था, तो 2000 भी था, 1900 था, 1800 था, तो कभी 0th साल भी तो आया था। किस को समझ आ गई? 0th साल से पहले के टाइम को हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, BCE, बिफोर कॉमन एरा। समझ आ गई आपको? BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बट साइंस में BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो 600 BCE में, कहाँ, कब? 600 BCE में, यानी कि 2600 साल पहले। किस को समझ आ गई? ऑलमोस्ट 2600 साल पहले। ठीक है, ग्रीस में, यानी कि यूनान, ग्रीक, ये रहा मैप पर नीचे। ठीक है, यूनान, ग्रीक, वहाँ पर क्या था? थेल्स था। कौन था? थेल्स। और क्या था? जैसे पेड़ होते हैं, उनमें से हमने कई बार देखा है कि ना गोंद निकलता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कुछ, किसी एम्बर। तो जैसे ना पीला सा और संतरी सा पत्थर होता है, पत्थर पीला सा और संतरी सा, जैसे गोंद निकलता है ना पेड़ों से, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गोंद निकला है, उसमें ना प्रॉपर्टीज थी। यानी कि 2600 साल पहले थेल्स ने देखा था कि वो जो एम्बर था, एम्बर से व्यापार करते थे पहले। जैसे एम्बर को कीमती माना जाता था, जैसे मान लो कोई चीज़ खरीदी है, उसके बदले में एम्बर दे दिया। एम्बर के अंदर कई बार कोई कीड़ा कैद हो जाता था या कोई पत्ता कैद हो जाता था, तो मान लो लाखों सालों तक वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा, सही रहेगा। समझ गए आप? एम्बर क्या? जैसे गोंद है, उसके अंदर कोई कीड़ा फंस गया, ठीक है, निकल रहा था, वो वहाँ पर बैठा था, फंस गया, वो सेफ रहेगा, तो वो गोंद जम जाता है और वो पत्थर सा बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बर। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े और पुराने पेड़ है उनसे निकलता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है, तो पत्थर सा। तो थेल्स ने देखा कि जब इस एम्बर को रब करते हैं हम कहीं पर, तो एम्बर को जब हम रब करेंगे किसी सरफेस पर, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि एम्बर छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेगा। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी या ये चार्जेस का जो फिनोमिनन था, अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला, ये किसने देखा था? थेल्स ने। ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस और थेल्स ऑफ मिटेलस, ऐसा नाम आता है, उसकी जगह का नाम था मिलेटस, शायद तक सर्च कर लेना। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद ना, जिसके बाद जैसे कई साइंटिस्ट आए थे, उनमें से एक थे डूफे। कौन थे? डूफे। तो डूफे ने सबसे पहले बताया था, ठीक है, कि 2 तरह के चार्जेस होंगे। जैसे थेल्स को बस ये पता था कि चार्ज है,
ये कोई चार्ज है। तो उसने जैसे ये वहीं से नाम आया था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, ये नाम वहीं से आया था। एम्बर का ही ग्रीक में मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला इफेक्ट था इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इंसानों ने देखा था हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद डूफे, वैसे बीच में एक साइंटिस्ट और आए थे पर उनके इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, उन्होंने जैसे मॉडर्न चार्जेस के बारे में बात की। तो डूफे थे जिन्होंने सबसे पहले बात की थी कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पर डूफे ने ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। डूफे ने बस ऐसे बताया था जैसे कि मान लो सिल्क की रॉड से, ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब करेंगे तो किसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक चीज़ पर और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उन्होंने बस ऐसे बताया था कि एक चीज़ पर एक चार्ज आ रहा है, दूसरी चीज़ पर दूसरा चार्ज आ रहा है। उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया था, किसने? डूफे ने। उसके बाद में 11th में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की। आपको ना इंटरनेट पर वीडियोस भी मिल जाएंगी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने पतंग उड़ाई थी जैसे आसमान में जब बिजली चमक रही थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने? बीजे आप बोल सकते हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है और कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें पता है कि ये रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो इनके बीच में जो फोर्स था, क्या था? फोर्स था वो, हाँ जी, वैसे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है पर पता होना तो मज़ा आता है। जैसे अब आपकी क्लास में सबको पता चार्ज है, प्रॉपर्टीज़ है, पर आपको कितना कुछ एक्स्ट्रा पता है। तो एक फील्ड के बारे में जितना, जैसे अगर आप बस 50% भी याद रखोगे क्लास का, तब भी आपको आपके क्लास में सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। कूलम, चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम। चार्ल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है पर कई बार रह जाता है अपने आप सुनने से। चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम, पूरा नाम सीधा चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम, वैसे हम क्या बोलेंगे? कूलम। तो चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम, ठीक है। चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम ने कूलम्स लॉ दिया था जिससे हमें फोर्स पता चली थी, ठीक है। बाकी हमें पता ही है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था, ठीक है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बता दिया था, आगे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया था, ठीक है, हमें पता चल गया था। तो ये चार्ज की क्या हो गई, बेसिक बातें आ गई और थोड़ी सी हिस्ट्री आ गई। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब हम आगे देखेंगे कि अब चार्ज के कारण, अब चार्ज के ट्रांसफर पर ही दो चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा मेथड ऑफ चार्जिंग कि हम चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, और दूसरा जिस चीज़ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे क्या क्या बोलेंगे, किस किस को समझ आ गई। अब हमें दो चीज़ें और देखनी है, कौन सी? एक तो ये, ठीक है, कि चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे कैसे कर सकते हैं, दूसरा जिस चीज़ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है हमारे लिए वो कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज। कितना चार्ज है एक प्रोटॉन पर? 6 × 10⁻⁻19 क्या? कूलम। तो अब एक बात और आप सब याद रखना कि जैसे चार्ज होगा तो चार्ज अगर मान लो 3 केस होंगे, जैसे मैं समझाने के लिए आपको, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब 3 केस क्या हो सकते हैं कि ये रेस्ट पर है, किस पर? रेस्ट पर, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अगर एक चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसके आसपास सिर्फ क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। चार्ज के आसपास सिर्फ क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये हमें याद रखना है। अगर हमारा चार्ज मोशन में होगा, मतलब चार्ज मोशन में, अब मोशन भी दो तरह से हो सकती है, एक तो यूनिफॉर्म, कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ना वो अपनी स्पीड को अचानक से इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, उसकी जो रफ्तार थी बाद में भी उसकी वही रफ्तार या वही स्पीड रहेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गई सबको? मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन ना होगी तो कौन सी मोशन होगी? एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जैसे हम 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर चल रहे हैं तो इसी पर चलेंगे, अचानक से 45 कर दी, 50 कर दी, या कम कर दी या ज़्यादा कर दी। कम करने को क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। ज़्यादा करने को एक्सेलरेशन। स्पीड ज़्यादा करनी एक्सेलरेशन, कम करनी रिटार्डेशन, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो गया, अब देखो चार्ज, ये प्रॉपर्टी उसकी पक्की है कि चार्ज के पास क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसके पास क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है, पहली बात। अब अगर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये तो अब वो मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। इसके पास और क्या होगा? करंट होगा। ये भी आपको समझ आ गई, आपको बताया भी था। अगर चार्ज, जैसे चार्ज रेस्ट पर है तो उसके अराउंड बस क्या होगी? एक फील्ड। किस किस को समझ आ गई?
ठीक है। अब जब वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी उसके पास, प्लस क्या आ जाएगा, करंट। क्या आ जाएगा, करंट। अगर करंट होगा तो हमेशा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। करंट बनने के कारण क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ये बस एक बार आप याद रख लो, धीरे धीरे आपको सारा समझ आ जाएगा। अब दूसरा क्या था, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब स्पीड तो थी पर थोड़ी सी ज़्यादा होगी स्पीड, अचानक से ज़्यादा कर ली, ठीक है। तो अब इसे हम बोलेंगे कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेशन में। तो ये तो बनेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और क्या रहेगा, करंट भी रहेगा क्योंकि वो मूव कर रहा है, करंट है तो क्या क्या होगा, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी। अब चौथी चीज़ जो एक्स्ट्रा बनेगी ना, वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एमिट, इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आप ऐसा बोल सकते हो कि ये रेडिएशन एमिट करेगा। क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। ये बात ना एक तरह से मैक्सवेल ने भी बोली थी। किसने बोली थी, मैक्सवेल ने भी। देखो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कि आपको बस आपके ब्रेन में आ गया। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके पास सिर्फ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, करंट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यूनिफॉर्म मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में ये तो होंगे ही, एक बस एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी, क्या, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा, मतलब ये अचानक से चलता चलता कुछ ऐसे पार्टिकल बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यह कोई रेडिएशन, मतलब एक रेडिएशन का मतलब क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो लाइट एनर्जी या लाइट रेडिएशन, ठीक है, समझ गए आप। केमिस्ट्री में एनर्जी को, एनर्जी के लिए एंथैल्पी यूज कर लेते हैं, फिजिक्स में रेडिएशन यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी फॉर्म ऑफ एनर्जी बस रेडिएशन। तो एनर्जी एमिट करेगा। किस किस को समझ आ गई। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज के क्या क्या गुण हैं और चार्ज के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो चार्ज की जो एक प्रॉपर्टी है वो है, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज का एडिटिव नेचर होता है। दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा। तीसरा, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। और चौथा, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो जिस जिसको पहले से पता है वो बता सकता है, और जिसको नहीं है, ठीक है, वो पूछ सकता है। पता है आप सबको पहले से, ठीक है। तो हम बात करते हैं। तो ना चार्ज के कुछ बेसिक गुण हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज है चार्ज की। ये आपसे कई बार एग्जाम्स में भी पूछी गई है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताओ, या इनमें से कोई एक स्टेट करने को भी आ सकती है कि बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है, इसे ढंग से एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, हम समझेंगे कि हमारे पास जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, हमने थर्मो में किया था ना 11th में कि सिस्टम होगा, तो हमें हमेशा एक सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लो ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, ये समझ आ गया। अब इस सिस्टम में जितना चार्ज होगा, मान लो यहाँ पर 3Q चार्ज है, वो पॉजिटिव है, 2Q चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है, और -7Q चार्ज है, +8Q चार्ज है, +Q है, +4Q है। तो मान लो ये चार्जेस है इसके अंदर, किस किस को समझ आ गई, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, वो क्या बोलता है कि हमेशा आपको मानना पड़ेगा कि एक सिस्टम है, जैसे ये रूम एक सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो एक सिस्टम में जितने चार्जेस होंगे ना, तो उस सिस्टम का चार्ज क्या होगा, उन चार्जेस का सम होगा। और आप ऐड कैसे करोगे, अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का तो कोई चक्कर है नहीं, एज इट इज डायरेक्टली ऐड करना है, ठीक है। जैसे पहले सभी पॉजिटिव को जोड़ दो, फिर नेगेटिव जो आएगा उसे घटा देंगे। जैसे देखो एडिटिविटी क्या बोलेगी कि एक सिस्टम में टोटल चार्ज कैसे आएगा, इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करके आएगा, ठीक है। इंडिविजुअल यानी कि एक एक चार्ज को ऐड करके आएगा। तो ना तो चार्ज कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, जितना एक एक चार्ज के कारण आएगा टोटल करने पर इनका सम, उतना ही सिस्टम का चार्ज रहेगा। जैसे इस सिस्टम पर कितना चार्ज हो सकता है, तो Q और 4Q यानी कि 5Q, 5Q ये हो गए, और 10Q ये हो गए, 15Q और 3Q यानी कि 18। तो +18Q चार्ज है इसमें, और -7Q, तो टोटल कितना आ गया, +11Q चार्ज है इसमें, कोई डाउट, ठीक है। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज था, मतलब कि एक सिस्टम में टोटल चार्ज जो होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम से आएगा, और हम सीधा क्या करेंगे, स्केलर सम करेंगे।
नॉर्मली। अलजेब्राइक सम भी इसे बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है। तो एडिटिविटी तो हम समझ गए, ठीक है, कि कोई भी बॉडी है उस पर मान लो 4 या 5 चार्जेस हैं तो उनका सम करने पर उस बॉडी का चार्ज आ जाएगा, कोई डाउट। बस वो क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर मान लो गेट खुला है, कोई चार्ज एंटर कर रहा है, कोई चार्ज एग्जिट कर रहा है। तो क्लोज्ड सिस्टम के लिए है ये, किस किस को समझ आ गई। तो सिंपल सा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उसके बाद आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है ए, ठीक है, और ये एक बॉडी है बी। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में किया था कि ए से बी पर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये किया था ना हमने, ठीक है। तो मान लो इससे उस बॉडी पर चार्ज जाएगा, तो किसकी फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। और कैसे जाएगा, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दे दिया, कितना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, या मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, या क्या हो सकता है कि ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, या ऐसा हो सकता है कि ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। किस किस को समझ आ गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है, एक इंटेग्रल बोलेंगे। हमारे पास 2 तरह से नंबर्स होते हैं, एक तो इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 4, -1 -2 -3, तो ये इंटीजर्स हैं हमारे। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या बोलेंगे, माइनस, ठीक है, -3। तो एक दूसरे आएंगे रेशनल नंबर्स, यानी कि फ्रैक्शन वाले। तो देखो जैसे 1/2, ठीक है, 3/2, 5/2, ऐसा कुछ। किस किस को समझ आ गई। तो ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, आधे। जैसे हम चाय पी रहे हैं, तो मान लो 2 व्यक्ति चाय पी रहे हैं, तीसरे ने बोला मुझे भी आधी चाय दे दो, आधा कप चाय दे दो, तो वहां पर आधा हो सकता है। किस किस को समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन के केस में आधा नहीं होगा। जैसे हमें पता है कि इससे हमने स्टार्टिंग में किया था ना, कॉज ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो इसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। शायद आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थी कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, उस पर चार्ज क्या आएगा, क्यूब, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो होगा n टाइम्स ई, n टाइम्स ई। ई मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। अगर प्लस लिखेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज, या माइनस लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। n क्या है, एक इंटीजर, ठीक है, n क्या है, एक। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स। 0 होने का मतलब बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। 2e होने का मतलब क्या है, 2, ठीक है। या मान लो -2e है, मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है इस पर। शायद आपको समझ आ गई कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। मतलब इसका ये भी है कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे ऐसा है कि 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ही सारा चार्ज बना रहे हैं, तो फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। आगे समझ आपको नहीं आई ना, बिल्कुल भी। काफ़ी सिंपल था कि मान लो जैसे इस बॉटल पर चार्ज है, ठीक है। अब इस बॉटल जब मान लो मेरे इस हाथ पर चार्ज है, ठीक है, और जब मैं रब करूँगा तो हम इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इस हाथ पर चार्ज आएगा, समझ आ गई शायद आपको। तो चार्ज जब आएगा ना, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इस पर ना जैसे ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा चार्ज आ गया, इसका चार्ज कैलकुलेटेबल इसलिए है क्योंकि मान लो इस पर या तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, या 2 का, या 3 का, या 4 का, या 5 का। चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं होगा। समझ गए आप सब। चार्ज किस में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। नहीं आई समझ बिल्कुल भी। जैसे मान लो हमारे पास, जैसे हम किसी को भैंस बेचेंगे, भैंस, ठीक है, तो हम 1 भैंस बेच सकते हैं, हम 2 भैंस बेच सकते हैं, हम 3 भैंसों को बेच सकते हैं, हम 2.5 भैंसों को कैसे बेचेंगे। समझ आ गई। कुछ चीज़ें या तो 1 होंगी, या 2 होंगी, या नहीं होंगी, ठीक है, वो हाफ नहीं होंगी। जैसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे पास घर पर आधी भैंस है, ठीक है, आधी बकरी है, या हमारे घर पर आधा लड़का है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते। या हमारे घर पर 1.5 लड़की हैं। समझ गए आप। जैसे मजाक में ले सकते हैं, पर या तो 1 होगा या 2 होगा, ऐसे नहीं होगा। अभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगा कि 3.5 है। जैसे कुछ चीज़ों की वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लो दूध के केस में हम बोल सकते हैं कि 2.5 लीटर है, 2.3 लीटर्स है, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन्स के केस में नहीं बोल सकते कि 3.2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या तो 3 होंगे या 4 होंगे, बीच में नहीं आएगा फ्रैक्शन में। तो क्वांटाइजेशन आपको समझ आ गई। तो अब आ गई कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है, जैसे ये सिस्टम था, देखो इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम का टोटल चार्ज देखो कितना है, 11 क्यू चार्ज था, है ना। अब मान लो कुछ भी हो इस सिस्टम में,
ऐसा हो सकता है कि मान लो इसने इसे चार्ज दे दिया, इसने इसे चार्ज दे दिया, इसने इसे चार्ज दे दिया, या फिर इसने इसे चार्ज दे दिया, कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज चलता रहेगा इनके अंदर। तो इसके अंदर कई सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, पर लास्ट में भी जब हम देखेंगे ना, तब भी टोटल चार्ज कितना निकलेगा, 11 क्यू। तो चार्ज को ना हम बना सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम यूनिवर्स को मानेंगे एक सिस्टम, तो यूनिवर्स पर डे 1 पर जितना चार्ज था, आज भी कितना है, उतना ही चार्ज है, और डे लास्ट डे भी कितना चार्ज होगा, उतना ही चार्ज होगा। तो चार्ज बस वो क्या कर रहा है, बस फॉर्म चेंज कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर था, अब इसने, अब मान लो 4 क्यू से चार्ज उसे दे दे थोड़ा, तो वहां पर आ जाएगा कितना, -5 क्यू, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, +2 क्यू। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है, और उससे क्या नहीं हुआ, टोटल चार्ज पर फर्क नहीं पड़ा। किस को समझ आ गई? ठीक है, तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ने क्या बोला, चार्ज का सम कर देंगे सिस्टम में। कंजर्वेशन ने क्या बोला कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना पहले था उतना ही अब होगा और उतना ही बाद में रहेगा, सिस्टम के केस में। क्वांटाइजेशन में क्या था कि चार्जिंग कब होगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तब चार्जिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शंस में नहीं जा सकते, वो इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएंगे, मतलब 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं जाएंगे। अब इन वेरिएंस ऑफ चार्ज क्या है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कि मान लो कोई बॉडी है, उस पर मास जो है ना उसका m बोलते हैं हम, वो क्या होता है, वो होता है m0/√1 - v²/c²। तो मास जो है ना वो वेरिएंस है, वो वेरी करता है स्पीड से। मान लो हमारी जो स्पीड है उसके हिसाब से हमारा मास चेंज हो सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ये बकवास बात नहीं है, ये मैंने आपको लास्ट ब्रांच बताई थी ना, कौन सी, रिलेटिविटी फिजिक्स की, जो हम आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो उसमें है कि हमारा मास है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, चेंज। देखो ये जो v है ना, ये हमारी वेलोसिटी है, और ये जो c है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ये हमारा क्या है, एक्चुअल ये हमारा मास होगा मोशन में, और m0 होगा हमारा रेस्ट मास। ये कभी नहीं बदलेगा, m0 हमारा रेस्ट मास है, मतलब जब ना ग्रेविटी है ना कोई और इफेक्ट है, कोई इफेक्ट ना देखे, तब हमारा कितना मास है, एक्चुअल मास कितना हमारा, वो m0 है, वो नहीं बदलेगा। पर जैसे अब धरती पर हमारा मास है ग्रेविटी के कारण, हमारा वेट है जब, तो वो कम ज़्यादा हो जाएगा हमारी स्पीड के कारण। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ मास, ठीक है। अब ये इन वेरिएंस ऑफ चार्ज क्या, चार्ज जैसे मास किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर। स्पीड के कम ज़्यादा होने से मास कम ज़्यादा होगा, किस को समझ आ गया, स्पीड के कम ज़्यादा होने से मास कम ज़्यादा होगा, पर चार्ज पर ना स्पीड का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मास मोशन पर डिपेंड करेगा, अगर मान लो ज़्यादा स्पीड होगी तो मास ज़्यादा लगेगा, कम स्पीड होगी तो मास कम लगेगा, ठीक है। पर अगर चाहे कितनी मर्जी स्पीड हो हमारी, चाहे हम बहुत ज़्यादा स्लो हैं या हम बहुत ज़्यादा फास्ट है, दोनों केसेस में चार्ज पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज पर स्पीड से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, चार्ज डिपेंड ही नहीं करता किस पर, मोशन पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन वेरिएंस ऑफ चार्ज। किस को समझ आ गया? तो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी थी शिया दीदी? एक तो थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि सिस्टम में टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल, मतलब एक चार्ज को ऐड कर देंगे, ठीक है। कंजर्वेशन क्या थी कि सिस्टम का चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस वो फॉर्म चेंज कर सकता है अपनी, ठीक है। फिर क्या किया, क्वांटाइजेशन। जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ठीक है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा। इनवेरिएंस चार्ज डिपेंड नहीं करता किस पर, स्पीड पर, मोशन पर, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये भी आ जाती हैं कई बार, इन पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे क्वांटाइजेशन पर। एक बार के लिए बहुत है इतना।